वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों का अध्ययन करेंगे। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण समीकरण हैं, कण की स्थिति, वेग, त्वरण, बल आदि के लिए जो समीकरण हैं वह गैलीलियन रूपांतरणों के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। अगर एक फ्रेम में हमें कण की गति का अध्ययन करना है और अगर दूसरे फ्रेम के सापेक्ष उसको हमें निरूपित करना है तो हमें गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों की आवश्यकता होती है। गैलीलियन रूपांतरण जो समीकरण है वह जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र की हमने पिछली कक्षा में बात की थी, यानी ऐसा निर्देश तंत्र जो अत्वरित गति करे वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो अगर कण की गति त्वरित होगी तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वह काम में नहीं आएंगे। और गैलीलियन रूपांतरण की दूसरी आवश्यकता यह है कि यह समय पर अनाश्रित होते हैं, यानी निर्देश तंत्र में कण की का जो समय है वह अनाश्रित होता है। समय एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम दोनों फ्रेम में क्या रहता है, एक समान रहता है। तो समय की अनिर्भरता काल अनाश्रितता कहलाती है, जो गैलीलियन रूपांतरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। तो सबसे पहले गैलीलियन रूपांतरण की अगर हम बात करें तो हम ज्ञात करना चाहेंगे स्थिति का रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो जैसे एक फ्रेम है S, इस S फ्रेम के में हम कण की जो स्थिति है वो मान लीजिए P है, और इस P स्थिति को S फ्रेम के द्वारा अगर हम स्थिति सदिश से निरूपित करें तो इसे हम लिखते हैं R सदिश से या OP वेक्टर। तो यहाँ R सदिश है, दैट इज OP वेक्टर, जो इस P का स्थिति सदिश है फ्रेम S के सापेक्ष। अब देखिए, हम एक अन्य फ्रेम ले रहे हैं जो फ्रेम है S डैश, और S डैश जो फ्रेम है वह S के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है। यहाँ इसको हम कैपिटल V से निरूपित कर रहे हैं, और इस गति में जो अक्षें जो हैं x, y, z वह क्या रहेंगी, समपाती रहेंगी। मीन्स S फ्रेम की अक्षें x, y और z, और S डैश फ्रेम की अक्षें x डैश, y डैश और z डैश वो क्या रहेंगी, परस्पर समपाती रहेंगी। मान लीजिए प्रारंभ का हम डिफाइन करते हैं t क्या हो, 0, जब समय 0 है। प्रारंभ में S डैश फ्रेम है, उसकी जो स्थिति है वो O डैश पर है। ठीक, और t समय पश्चात, चूंकि S डैश फ्रेम गतिमान है इसलिए t समय पश्चात S डैश जो फ्रेम है वह कुछ विस्थापित हो जाएगा, और इसके द्वारा जो विस्थापन है, मान लीजिए इसकी नवीन स्थिति S डैश फ्रेम की जो है t समय पश्चात, तो प्रारंभ में हम इसकी स्थिति को S डैश 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और t समय पश्चात इसकी स्थिति को हम निरूपित कर रहे हैं S डैश से। तो इस समय इन अक्षों को, प्रारंभ वालियों को हम x0 डैश, y0 डैश और z0 डैश से निरूपित कर लेंगे, और t समय पश्चात जो स्थिति है जहां हम कण की स्थिति को अभी बताना चाहते हैं वहां पर हम इन अक्षों को x डैश, y डैश और z डैश से निरूपित करेंगे। यानी S डैश फ्रेम के लिए हमने दो स्थितियां बता दी, एक तो प्रारंभ में जब t बराबर 0 है और एक t समय पश्चात स्थिति। ठीक, तो O से O डैश की प्रारंभिक जो स्थिति है इसको निरूपित करने वाला सदिश हो गया O डैश सदिश, जिसे हम R0 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। R0 वेक्टर यहाँ मैं बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। R0 जो वेक्टर है वह O0 डैश सदिश है। ठीक है, और ये O0 डैश सदिश, और वर्तमान जो स्थिति है यह O डैश है, और O डैश की इस अपने S डैश फ्रेम की अपने प्रारंभिक से जो विस्थापन सदिश है, ठीक है, जो O डैश, O0 डैश O डैश है, इसका मतलब है कि यह t समय में कितना विस्थापित हुआ। चूंकि इसका वेग कितना है, v है, तो यह t समय में कितना विस्थापित हो जाएगा, vt। ठीक है, विस्थापन वेग गुणा समय से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो या O डैश, O0 डैश O डैश की जो विस्थापन है वो हमें मिल जाएगा vt। और इस समय
एस डैश फ्रेम के सापेक्ष P की जो स्थिति है इसे निरूपित करने वाला जो सदिश है वो हो गया R डैश। इट्स मीन O डैश P जो स्थिति है उसको निरूपित करने वाला सदिश हो गया R डैश सदिश। तो देखिए यहाँ हम पुनः इन सारे स्थिति और विस्थापन सदिशों को समझ लेते हैं। O के सापेक्ष S फ्रेम के सापेक्ष P की स्थिति है वह R से निरूपित होती है, R वेक्टर। S डैश फ्रेम प्रारंभ में कहाँ था? O 0 डैश स्थिति पे था, तो इसकी S फ्रेम के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है R0 सदिश। और T समय में S डैश फ्रेम है वो कितना विस्थापित हो गया? VT विस्थापित हो गया। और इस समय S डैश फ्रेम के सापेक्ष P की जो स्थिति है उसे हम निरूपित कर रहे हैं R डैश वेक्टर से। समझ बात? तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 और ये इसको बंद करने वाली भुजा हो गई, सदिश को बंद करने वाली। यहाँ सदिशों का क्या है? चतुर्भुज नियम लग रहा है। तो सदिशों के चतुर्भुज नियम से हम लिख सकते हैं O 0 डैश सदिश प्लस O 0 डैश O डैश सदिश और प्लस O डैश P सदिश इज इक्वल टू क्या होगा? इसको बंद करने वाली रेखा OP सदिश। ठीक है, यहाँ इन सभी सदिशों के हम जो इनके जो सिंबल है वो हम लिख देते हैं। O डैश जो सदिश है वो है R0 सदिश प्लस ये है विस्थापन कितना हुआ है? VT। T समय में S डैश फ्रेम कहाँ चला गया? प्रारंभ में कहाँ था, अब कहाँ? देन O डैश P जो है वो R डैश वेक्टर हो गया और ये सारा किसके इक्वल रहेगा? R। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है R डैश, क्योंकि हमें S डैश फ्रेम के सापेक्ष P की स्थिति को बताना है T समय पर। तो R डैश वेक्टर इज इक्वल टू R माइनस R0, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, ये इधर आके माइनस का, और माइनस का VT अलग ही लिख लेते हैं। तो ये देखिए S डैश फ्रेम के सापेक्ष स्थिति का निरूपण है। अब इसमें हम एक छोटा सा संशोधन भी कर सकते हैं कि मान लीजिए प्रारंभ में S डैश फ्रेम S के साथ संपातित था। इट्स मीन S डैश फ्रेम है वो प्रारंभ में O पे ही था, तो इसका मतलब ये R0 वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। जब R0 वेक्टर 0 हो जाएगा तो R डैश इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? R माइनस VT। यानी कि प्रारंभ में संपाती वाली शर्त लगा के हम ये जो इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है S और S डैश का प्रारंभ में, उसको यहाँ से हम हटा देते हैं, नहीं तो फिर इस विस्थापन को हम इसके साथ सम्मिलित कर लेते हैं R के साथ में। तो ये हो गया S डैश फ्रेम के सापेक्ष कण की स्थिति का निरूपण। यह गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है किसका? स्थिति का, एक जड़त्वीय फ्रेम का दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष। इसके पश्चात दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण समीकरण, जैसे P और Q बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन है उसे हम निरूपित करते हैं PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर का एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के मध्य रूपांतरण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए P का O से स्थिति सदिश है, इसे हम निरूपित करते हैं OP सदिश, जिसे हम R1 वेक्टर से निरूपित कर रहे हैं। इसी प्रकार Q का फ्रेम S के सापेक्ष स्थिति सदिश है, उसे हम निरूपित कर रहे हैं R2 वेक्टर से। ठीक है, तो सदिशों के त्रिभुज नियम से PQ जो वेक्टर है वो फ्रेम S में क्या हो जाएगा? PQ वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये भुजाओं का सदिश नियम लगा दो, या फिर जनरली अपने को पता ही विस्थापन सदिश PQ बराबर R2 माइनस R1 हो जाएगा। अब R फ्रेम S डैश के सापेक्ष हमें विस्थापन का रूपांतरण ज्ञात करना है, तो क्यों न हम फ्रेम S डैश में इन स्थिति सदिशों के रूपांतरण समीकरण याद कर लिख लेते हैं, जो हमने पहले वाले उसमें याद किए थे टॉपिक में। तो देन R1 का विस्थापन सदिश है वो हो जाएगा R1 डैश, और वो हो जाएगा R1 माइनस
वीटी। यहाँ वी जो है ये फ्रेम एस डेज का वेग है, और देखिएगा ये जो वेग है ये नियत रहेगा, क्योंकि जड़त्व निर्देश तंत्र के लिए आवश्यक है अत्वरित गति, और अत्वरित का मतलब है कि इस फ्रेम एस डेज का वेग क्या रहे, नियत रहे। तो यहाँ हम R1 का रूपांतरण समीकरण लिख दिया। इसी प्रकार R2 का रूपांतरण समीकरण R2 डेज हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस VT, ठीक है। और चूंकि फ्रेम एस डेज में जो विस्थापन जो होगा फ्रेम एस डेज में, तो विस्थापन सदिश हो जाएगा R2 डेज माइनस R1 डेज। तो R2 डेज में से R1 डेज को माइनस करेंगे, ये सेम टर्म है, ये दोनों में हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ रह जाएगा R2 माइनस R1। इट्स मीन क्या हुआ कि विस्थापन जो रूपांतरण है उसमें विस्थापन सदिश है वो दोनों फ्रेम में क्या होता है, एक समान प्राप्त होता है। यानी कि फ्रेम एस में अगर PQ का विस्थापन D वेक्टर है, तो फ्रेम एस डेज में भी इसका विस्थापन का रूपांतरण D डेज वेक्टर जो है वो एक समान रहता है। यह कहलाता है विस्थापन की निश्चरता। तो दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन जो है वो गैलियन रूपांतरण में क्या रहता है, निश्चर रहता है। तो विस्थापन जो है वो एक समान रहेगा फ्रेम एस और फ्रेम एस डेज में, यानी दो बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन है वह नहीं बदलेगा, चाहे फ्रेम एस डेज किसी भी वेग से गति करे, बट शर्त क्या हो, अत्वरित गति करे। इसके पश्चात वेग का रूपांतरण समीकरण। देखिए फ्रेम एस डेज में स्थिति का जो रूपांतरण है वो क्या प्राप्त हुआ हमें, किसी स्थिति R का रूपांतरण R डेज वेक्टर इज इक्वल टू R माइनस V वेक्टर T, ठीक है। इसका हम करते हैं समय के सापेक्ष से अवकलन। समय t के सापेक्ष अवकलन किया तो ये हो जाएगा dr डेश बाई डी टी इज इक्वल टू dr बाई डी टी, और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस v वेक्टर t का t के सापेक्ष अवकलन हो गया 1, माइनस v वेक्टर रह गया। क्योंकि समय क्या रहता है, निश्चर रहता है, समय अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब t डेश जो है वो t रहेगा। तो फ्रेम s में जो समय t मापा गया है वो उस फ्रेम s डेश में भी समय क्या होगा, t मापा जाएगा। इट्स मीन dr बाई जो dt है वह फ्रेम एस डेश में कण के वेग का रूपांतरण है, जिसे हम स्मॉल v वेक्टर से लिख रहे हैं। तो स्मॉल v डैश वेक्टर इज इक्वल टू dr बाई dt क्या है, फ्रेम s में कण का वेग, तो उसमें फ्रेम s में कण का वेग है स्मॉल v, और माइनस कैपिटल V यहाँ हो जाएगा फ्रेम एस डेश का फ्रेम s के सापेक्ष वेग, ठीक है। तो यहाँ हम वेग का रूपांतरण समीकरण इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर त्वरण का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना हो तो हम जनरली देखिए वेग के से त्वरण का रूपांतरण समीकरण भी लिख सकते हैं। तो त्वरण का रूपांतरण, तो त्वरण का रूपांतरण करने के लिए हम क्या करेंगे, वेग के रूपांतरण समीकरण का पुनः अवकलन कर देंगे। तो वेग के रूपांतरण समीकरण का अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा dv डैश बाई dt इज इक्वल टू dv बाई dt, और माइनस चूंकि फ्रेम एस डैश किस वेग से गति कर रहा है, नियत वेग से, तो नियत वेग से गति कर रहा है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ 0, इट्स मीन ये क्वांटिटी हो गई 0। तो यहाँ फ्रेम एस डैश में कण का त्वरण a डैश बराबर रहता है फ्रेम एस में कण का त्वरण a। तो देखिए त्वरण एक समान रहने का अभिप्राय यह हो गया कि दोनों फ्रेम क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो यहाँ हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण है वह उसमें त्वरण क्या रहता है, निश्चर रहता है, या गैलीलियन रूपांतरण है वह जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए होते हैं, क्योंकि वेग को हम निश्चर मानकर, वेग को हम नियत मानकर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण निरूपित कर सकते हैं।